करोगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो बी रेगुलर इन द क्लास। हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि फिजिक्स की क्लास में सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट होती है मेरी, है ना, जिस भी बैच में पढ़ाता हूँ, चाहे 12th में पढ़ाता हूँ चाहे 11th में पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों को यही बोलता हूँ कि क्लास में आप अपीयर हो, क्लास में प्रेजेंट रहो। क्लास में प्रेजेंट रहने से ही आपका हाफ वर्क इज डन। जो भी चीज बनाते जा रहे हैं अपने आप ही आप करते जाओगे उसे, है ना। एब्सेंटिज्म से 11th में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि कभी कर लिया कभी नहीं किया, कहीं बीच में मतलब गैप मार दिया, है ना, तो उससे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है ना। तो वो नहीं करना है आपने, है ना। एब्सेंटिज्म जो है उसको थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है ना। तो ये आपका एडवाइस। चलो, तो आज जो आपका टॉपिक है ना, वी स्टार्ट विद द वर्क पावर एंड एनर्जी। इसको स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये आपका टॉपिक आ गया, वर्क पावर एंड एनर्जी, है ना। ये आप स्टार्ट करते हैं, डब्ल्यू स्टार इन शॉर्ट फॉर्म वी कॉल इट WP, दैट इज द वर्क पावर एंड एनर्जी, है ना। तो देखो ये जो वर्क पावर एनर्जी चैप्टर है, इट्स ए पार्ट ऑफ फिजिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच का पार्ट है। दैट ब्रांच इज नोन एज ए मैकेनिक्स, है ना, कि फिजिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट का पार्ट है। दैट ब्रांच इज नोन एज ए मैकेनिक्स, है ना। तो मैकेनिक्स को सबसे पहले तो मैकेनिक्स आप डिफाइन करोगे, भाई मैकेनिक्स होती क्या है ना। जैसे फिजिक्स की ब्रांचेस होती है ना, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स जो होती है इससे ब्रांच ऑफ फिजिक्स, कि मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, है ना, कि फिजिक्स की वो ब्रांच है दैट डील विथ एनर्जी एंड फोर्स, energy and force and its effect on, है ना, कि एनर्जी एंड फोर्स से डील करते हैं, एंड इट्स इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, एंड इट्स इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, है ना। ये मैकेनिक्स होता है ना, कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द एनर्जी एंड फोर्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, है ना। मेनली ये जो मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं, वी स्टडी द न्यूटोनियन मैकेनिक्स। अभी जो हम पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स भी कई तरह की होती है, लेकिन हम जो मैकेनिक्स पढ़ते हैं वी स्टडी द न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स का सिंपल से मतलब हो जाएगा कि मैकेनिक्स बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉ, मैकेनिक्स बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ, कि ऐसी मैकेनिक्स जो कि न्यूटन्स लॉ के ऊपर बेस्ड होती है, उसी को हम बोलते हैं बेसिकली आपके न्यूटोनियन मैकेनिक्स, है ना। तो ये जो भी पार्ट है, वर्क पावर एनर्जी, लॉज ऑफ मोशन, सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंटम, रोटेशन, इट्स ऑल आर द पार्ट ऑफ द मैकेनिक्स, है ना। और न्यूटोनियन मैकेनिक्स है जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन के ऊपर बेस्ड होती है। मैकेनिक्स बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना, एंड ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और मोशन के ऊपर जो मैकेनिक्स बेस्ड होती है, उसी को हम बोलते हैं बेसिकली आपके न्यूटोनियन मैकेनिक्स। एक रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स भी होती है, दैट इज बेस्ड ऑन द आइंस्टाइन थ्योरी, वो नहीं पढ़ना है आपने। हम ऐसे मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं जो कि आपकी न्यूटन्स लॉ के ऊपर क्या होती है, बेसिकली आपकी बेस्ड होती है ना। तो ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं। अब एक चीज आती है कि इसी में एक टर्म आ गया कि व्हाट इज द वर्क डन, है ना, कि भाई हम यहाँ पे वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं वर्क को यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कि भाई फिजिक्स में वर्क क्या होता है। फिजिक्स में वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल लाइफ वर्क। यूजुअल लाइफ में तो वर्क का मतलब होता है कि इट कैन बी द फिजिकल, मेंटल, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिजिक्स में वर्क का मतलब डिस्प्लेसमेंट से होता है या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी से होता है ना। तो सिंपल से वर्क को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि वर्क ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, वर्क इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कि वर्क जो होता है ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है बाय मींस ऑफ, राइट, फोर्स एक्टिंग ऑन इट, फोर्स एक्टिंग ऑन इट, है ना। किसी बॉडी में वर्क का मतलब होता है वर्क इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय मींस ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो आप देखो हर जगह पे ना एक ये फोर्स वर्ड आ रहा है कि भाई फोर्स वर्क भी जो है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है किसी फोर्स की वजह से, है ना। यहाँ पे भी ऐसे ही है कि जब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स में,
तो उसमें भी आपका मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो एनर्जी एंड फोर्स की बात कर रहा है ना। तो जब भी हम वर्क को नॉर्मली फिजिक्स में डिफाइन करते हैं ना, तो वर्क की मैथमेटिकल डेफिनेशन ये होती है कि वर्क इज इक्वल टू, हम लिखते हैं इट्स ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये आपने वेक्टर में भी पढ़ा है ना, कि वर्क जो होता है वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, एक्चुअली आपका डॉट प्रोडक्ट है ना, क्योंकि आपको होता है फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, एक्चुअली आपका स्केलर हो जाएगा, इसलिए डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना। इसी को अगर मैं एक्सपेंड कर दूं तो नॉर्मली ये आपका हो जाएगा एफ एस इंटू कॉस थीटा, है ना, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कि सिंपल से मैंने ऐसा बोला कि यहाँ पे आपका कोई अगर फोर्स लग रहा है ना, किसी बॉडी के ऊपर एफ फोर्स लग रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट अगर एस हो रहा है, तो ये फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसके बीच में अगर एंगल थीटा है, तो इस बॉडी के ऊपर जो वर्क होगा उसकी वैल्यू आपकी एफ एस कॉस थीटा हो जाएगी, है ना, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, या फर्दर हम बोलेंगे बेसिकली आपका एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। सिंपल चीज है कि बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन, और ये जो हम वर्क डन की डेफिनेशन लिख रहे हैं ना, दिस इज ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स। कि जो वर्क डन की डेफिनेशन है किसकी वजह से है, ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स। कि अगर कोई कांस्टेंट, बताओ सर व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मतलब अभी आप पढ़ोगे, वर्क का अल्टीमेट इफेक्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में चेंज, है ना, कि वर्क किसी भी चीज पे हम करते हैं तो उसकी एनर्जी को ही चेंज करते हैं। सर तो मतलब कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होती है। हाँ, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं इसे, कि भाई किसी भी चीज पे आपने वर्क किया ना, तो बॉडी की एनर्जी चेंज हो जाती है ना। वर्क का अल्टीमेट इफेक्ट है कि हम एनर्जी को ट्रांसफर ही कर रहे हैं, कि भाई किसी भी चीज के ऊपर मैं वर्क करता हूँ तो उसकी एनर्जी में चेंज हो जाता है। बेसिकली ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है ना। जैसे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस हीट होता है, वैसे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जब फोर्स की वजह से होता है तो उसको हम वर्क बोलते हैं, है ना। तो सिंपल से हमने बोला कि अगर कोई भी कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो वर्क की वैल्यू क्या होगी, एफ डॉट एस। इसको फर्दर हम लिख देंगे बेसिकली आपका एफ एस कांस्टेंट, है ना। वेरिएबल फोर्स की वजह से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो फिलहाल मैं कांस्टेंट फोर्स लिख रहा हूँ, है ना। तो ये आपका एफ एस कॉस थीटा आ गया। थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता है दिस वर्क कैन बी पॉजिटिव, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि थीटा इस केस किसी केस में अगर लेस देन 90 डिग्री है तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, मीन्स उस केस में वर्क भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। किसी केस में अगर मैं आपसे बोलूं कि थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, मीन्स वर्क की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी नेगेटिव हो जाएगी, है ना। कि वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। किसी केस में अगर मैं बोलता हूँ कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो उस फोर्स की वजह से वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। थीटा 90 का मतलब है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे है, कि अगर फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर 90 डिग्री में है ना, तो हमेशा उसकी वजह से वर्क डन क्या हो जाएगा, इसलिए आपका जीरो हो जाएगा। लाइक अगर कोई अर्थ के चारों तरफ सेटेलाइट रोटेट कर रही है तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी जीरो होता है ना। इस चीज को मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, है ना, ऑन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, सैटेलाइट इज जीरो, है ना। कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की वैल्यू हमेशा क्या होगी, इसलिए आपकी जीरो होगी, क्योंकि सपोज मैंने बोला कि आपका अर्थ है, इस तरह से आपने यहाँ पे अर्थ ले लिया, है ना, और इसके चारों तरफ कोई भी सैटेलाइट हम ले लेते हैं जो कि रोटेट कर रही है ना, कि यहाँ पे आपकी कोई सैटेलाइट है जो कि किसी सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है इसे, है ना। तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा परपेंडिकुलर होगा, है ना, कि कोई भी सैटेलाइट की जो डायरेक्शन होगी किसी इंस्टेंट में इस तरफ होगी, और फोर्स तो हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। कहीं भी सैटेलाइट चला जाए तो इसका डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, है ना। तो हमेशा जब भी कोई जो सर्कुलर पाथ में होती है ना, तो सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स भी हम कई बार इसको बोलते हैं, उसकी वजह से वर्क हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। कोई चीज है, वर्क कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी जीरो, है ना। कि अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है तो उस फोर्स की वजह से वर्क की वैल्यू हमेशा क्या होती है, इसलिए आपकी जीरो होती है ना। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, है ना। तो ये जस्ट हमने इसमें वर्क की कुछ बेसिक डेफिनेशन आपने यहाँ पे ले ली, है ना। वही बात है कि जैसे थीटा लेस देन 90 डिग्री में सबसे जो प्रॉबल केस आता है थीटा 0 डिग्री का आता है,
तो जब भी किसी केस में अगर मैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ले लूं, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर पैरेलल है ना, कि फोर्स इज पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो उस केस में वर्क डन जो होगा हमेशा सिंपल सा एफ एस हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, ऑब्वियसली बात है 0 डिग्री है, तो यहाँ पे cos 0 पुट करेंगे तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का सिंपल प्रोडक्ट हो जाएगा। किसी केस में थीटा अगर 180 डिग्री है, मीन्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल, लाइक दैट, तो उस केस में वर्क डन की वैल्यू cos 180 यहाँ पे पुट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस एफ एस हो जाएगा। तो कई बार हम बोलते हैं कि अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो वर्क पॉजिटिव हो जाएगा और सिंपल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, एंटी पैरेलल है, तो वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसलिए आपकी माइनस है, जो ये क्या हो जाएगा, इसलिए आपका नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो ये लिख लो आप थोड़ा सा। तो बेसिक डेफिनेशन आपने वर्क की यहाँ पे ले ली। ये आपका आ गया, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, या एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, ये आपने कर लिया इस तरह से। तो वर्क पावर एनर्जी में जस्ट आपने इसको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद आता है कि अगर कहीं पे वेरिएबल फोर्स होगा तो हम क्या करेंगे, कि हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन ड्यू टू द वेरिएबल फोर्स, है ना। कि जो नेक्स्ट चीज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, दैट इज द वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। है ना, यहाँ पे हम पढ़ते हैं बेसिकली आपका कि व्हाट इज द वर्क डन, है ना, ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, कि भाई किसी वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क की वैल्यू क्या होगी। तो इस केस में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, भाई कांस्टेंट फोर्स है तब तो सीधे आ गया, जब वेरिएबल फोर्स होगा तो हम उसमें केस में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। हम क्या करेंगे कि पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, कि कोई भी बॉडी है इस तरह से, कि सिंपल से आपने ऐसा ले लिया कि कोई भी यहाँ पे इस तरह से बॉडी है और इसके ऊपर कोई भी ब्लॉक हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, सम ब्लॉक इज प्लेस्ड हियर, जिसके के ऊपर मुझे वर्क डन निकालना है ना। इसमें कोई वेरिएबल फोर्स मैं अप्लाई कर देता हूँ, सम वेरिएबल फोर्स इज अप्लाइड, ये फोर्स किसी भी टाइम के साथ या एक्स के साथ चेंज हो रहा है, दिस इज वेरिएबल फोर्स। तो मैं क्या करूंगा, पहले पूरा वर्क नहीं निकालूंगा, पहले मैं बोलूंगा कि अगर ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएस से आगे चला गया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएस, तो कितना वर्क होगा, है ना। तो सिंपल सा सबसे पहले हम निकालेंगे कि वर्क डन, राइट, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएस, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएस, कि अगर कोई भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएस हो गया है तो उसकी वजह से वर्क कितना होगा। तो उसके लिए मैं लिख दूंगा कि वो जो वर्क डन होगा वो डी डब्ल्यू हो जाएगा, और डी डब्ल्यू की वैल्यू आपकी हो जाएगी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, है ना। वही चीज है कि भाई कोई भी वर्क निकालोगे तो डॉट प्रोडक्ट तो बीच में आप लगाओगे, है ना। अब आपको पता है कि ऐसे ऐसे बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट होंगे छोटे छोटे, तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए इसी को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो वर्क डन इक्वल टू आपका हो जाएगा एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, में भी कोई एस की लिमिट होगी कि भाई यहां से यहां तक, कि आपको वर्क डन जो निकालना है वो इस लिमिट से इस लिमिट तक निकालना है, फ्रॉम S1 टू S2, कि S1 डिस्प्लेसमेंट से कहां तक निकालना है, S2 तक, कि भाई ये ऑरिजिन है, ऑलरेडी ये S1 तक डिस्प्लेस हो चुका है और फर्दर इसको S2 तक डिस्प्लेस करना है, तो इसमें वर्क कितना होगा, है ना। तो जब भी कोई कांस्टेंट फोर्स होता है तब तो आप सीधे मल्टीप्लाई करके निकाल लो, है ना, कि भाई एफ डॉट एस होगा, सीधे ये कंप्लीट हो गया। लेकिन जब कोई वेरिएबल फोर्स होगा, चाहे वो टाइम के साथ वेरी करे चाहे डिस्प्लेसमेंट के साथ करे, तो पहले हम डी डब्ल्यू निकालते हैं, स्मॉल वर्क डन,
फिर उसको S1 से S2 तक क्या करते हैं, बेसिकली आपने इंटीग्रेट करते हैं, तो टोटल वर्क डन की वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ से एफ डॉट डी एस की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट। तो वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, है ना, कि जब भी आपको वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स करना पड़ेगा तो उसके लिए आप इंटीग्रेट कर दो। हर पॉइंट पे फोर्स अलग होगी ना? हाँ, हर पॉइंट पे फोर्स अलग होगी। तो हम अलग अलग फोर्सेस को इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं? नहीं बेटा, तो कोई वो मैं अभी जब क्वेश्चन आएंगे तो समझ जाओगे आप, कि कोई फंक्शन दिया होगा ना आपको, वो आप क्वेश्चन के थ्रू समझोगे आप। बस ये समझ लो, अगर फोर्स वेरिएबल है ना, वी कैन नॉट थिंक दिस फोर्स आउटसाइड, इसको फोर्स को बाहर नहीं ले सकते इंटीग्रेशन साइन के। जब फोर्स का कुछ फंक्शन दिया होगा उसको पुट करके निकालेंगे, तो जब आप इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे ना, तो विल गेट टू नो। फिलहाल तो जस्ट डेफिनेशन लिख रहे हैं कि भाई ओके। डिस्प्लेसमेंट के लिए इतना हो जाएगा, और ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट होंगे, है ना। और कहाँ से कहाँ तक बॉडी जा रही है, फ्रॉम S1 टू S2। बट आपकी S1 से क्या हो गया, एग्जैक्टली आपकी S2, है ना। तो इसमें फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट का ही फंक्शन होगा? नहीं, टाइम का भी हो सकता है। सब पर अगर टाइम का हो गया तो फोर्स कांस्टेंट हो जाएगी सर, क्योंकि डीएस के उसमें रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, किसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन अलग होने से दूसरी चीज कांस्टेंट थोड़ी हो जाती है। डीएस को भी टाइम के रिस्पेक्ट में ले आएंगे हम, डीएस को भी टाइम के रिस्पेक्ट में हम ले आएंगे। भाई टाइम के साथ बॉडी मूव कर रही होगी ना, तो टाइम के साथ अगर आपका ये चेंज हो रहा है, पोजीशन भी तो चेंज होती रहेगी ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी फिर टाइम का फंक्शन हो जाएगा। वो सब कुछ चीजें आएंगी, फिलहाल तो जस्ट आप ये डेफिनेशन लिख लो, है ना। अब ये फोर्स किस चीज का फंक्शन है, वो कुछ भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट का भी हो सकता है, टाइम का भी हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है, तो उसको हम एक कांस्टेंट नहीं ले सकते हैं, है ना। यू विल गेट टू नो कैसे हम करेंगे इसे। तो ये आपका आ गया वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, एंड दूसरा आ गया बेसिकली आपका वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। अब यहीं पे आ गया थोड़ा सा ग्राफिकल एनालिसिस, कि अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल फोर्स जो आपने लिया है यहाँ पे, इसका अगर मैं फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बना लूं, या वन ग्राफ बिटवीन द फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर मैं यहाँ पे फोर्स ले लूं, है ना, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ले लूं, तो ये कोई ग्राफ वेरिएबल फोर्स है तो इस तरह से हो सकता है, ऐसा ऐसा, यस सर, है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे पहले इसका डिस्प्लेसमेंट बॉडी का जो था वो S1 था, और बाद में डिस्प्लेसमेंट आपका S2 हो गया। कि भाई कोई फंक्शन का मतलब ये है कि फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ S आपको दिया हुआ है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हम ग्राफ बना सकते हैं। तो चूंकि फोर्स वेरिएबल था तो इसलिए कर्व कुछ आ रहा था, अगर कांस्टेंट होता तो स्ट्रेट लाइन आ जाती, है ना। तो हर पॉइंट डिस्प्लेसमेंट में फोर्स वेरी कर रहा है, और बॉडी मूव कर रहा है सेम इसी सिचुएशन से फ्रॉम S1 टू S2, है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका एरिया क्या शो करेगा, ये एरिया किस पैरामीटर को शो करेगा, क्या बता सकते हो। ये जो So work. हाँ, वर्क हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी तो बोला कि वर्क की जो वैल्यू होगी वो आप किस केस में ये हो जाएगी, एफ डॉट डी एस, है ना, फ्रॉम S1 टू S2। और इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर द कर्व ही तो होता है, तो ये जो वर्क होगा ये एफ डॉट डी एस होगा, और ये जो चीज हो जाएगी एरिया अंडर, है ना, एफ एस कर्व, है ना, एफ एस कर्व। तो हमेशा एरिया अंडर द एफ एस कर्व जो होता है वो वर्क के इक्वल होता है। ये जो एरिया होगा ना, ये किसको शो करेगा, बेसिकली आपके वर्क, है ना। और अब से बात है, अगर फोर्स की यूनिट हम न्यूटन ले लें और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम मीटर ले लें, तो जो वर्क की यूनिट होगी एसआई यूनिट, वो आपकी जूल हो जाएगी। एसआई यूनिट ऑफ वर्क की अगर हम बात करें, तो एसआई यूनिट ऑफ द वर्क जो हो जाएगा वो आपका न्यूटन मीटर हो जाएगा, या न्यूटन मीटर को हम क्या बोल सकते हैं, बेसिकली आपका जूल, ये आपका राइट। ये चीज ध्यान रखना है कि इंटीग्रेट करके आपने निकाला, और कोई भी फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अगर आप प्लॉट कर रहे हो, तो उसके एरिया हमेशा क्या होता है, बेसिकली आपका वर्क डन होता है। एरिया अंडर द एफएस कर्व जो होगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, बेसिकली आपकी वर्क के इक्वल होती है ना। ये लिख लो थोड़ा सा।
हाँ, तो ये जस्ट मैंने थोड़ी सी आपको वर्क की बेसिक्स बताई कि भाई फिजिक्स में वर्क का मतलब क्या होता है। वर्क का मतलब सिर्फ डिस्प्लेसमेंट से है। कितना भी आप फोर्स लगाओ, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, मीन्स वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अगर कांस्टेंट फोर्स है तो सिंपल हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, बेस्ड ऑन द थीटा इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, है ना। लेकिन अगर फोर्स आपका वेरिएबल है ना, तो उस केस में आपको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। और कोई भी अगर एफ एस कर्व बनाए तो उसके एरिया जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसलिए आपके वर्क के, है ना। तो इसके बेसिस पे आई शेयर वन न्यूमेरिकल, उसको थोड़ा सा आप सॉल्व करो। वैसे वो वेक्टर का न्यूमेरिकल है, तो इट हैज नथिंग टू डू विद दिस चैप्टर, तो फिर भी लेकिन मैं शेयर कर रहा हूँ, उसको आप ट्राई करो सॉल्व करने की। सर इसमें डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ फोर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्यों? फोर्स होता है उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट होती है। अरे बेटा, आप ये देखो ना कि आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो कि एफ फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो जाएगा, आपको अगर कोई चीज ऐसी दी हुई है, एफ इज इक्वल टू सम के एक्स स्क्वायर, तो किस चीज का फंक्शन क्या चीज है? सर इसमें तो हाँ, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन, सर फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हाँ, इन। वही चीज बात कर रहे हैं हम इसमें, वही बात कर रहे हैं भाई। फोर्स एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, एक्स जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे फोर्स भी चेंज होगा, है ना। इस फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। इसमें आपका ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और ये डिपेंडेंट हो जाएगा। यही फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है ना। वो तो आप जो भी बात कर रहे हो फिर तो कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहे हो कि फोर्स की वजह से ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। कोई पुलिंग फोर्स आपने लिया, लेकिन यहाँ पे स्पेशल नेचर का फोर्स है जो कि पोजीशन के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज भी कर रहे हैं, तो फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना। तो आपने इस तरह से इसको डिफाइन कर लिया, है ना। तो जस्ट आई शेयर वन न्यूमेरिकल छोटा सा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, आई कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। आंसर आपको वो करना है मुझे मैसेज।
हाँ, 5 people has given the answer. I will check it. किसके किसके सही में से तो सही होंगे। शालिस, नव्या, सभाया, सभ्य है ना, सभ्य है ना, ये आपके आंसर सही है सबके। यशस्वी, साइन चेक करो जरा बेटा। मुकुल, सही है आपका आंसर, है ना, सही है आपका। गौरव, योर आंसर इज करेक्ट। रिया राणा, योर आंसर इज करेक्ट, है ना, सही है आपका आंसर, है ना, सही निकाल रहे हो, है ना। साइन का ध्यान रखना, साइन तो कर अपने आप ही आ जाएगा, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है आपने। जो साइन आ रहा है वो आ रहा है भाई। इसमें सबसे पहले हम बोलेंगे कि सबसे पहले हम निकालेंगे कि हम वर्क की डेफिनेशन लिखेंगे। तो आप देखो, फोर्स ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है? वेदर दिस फोर्स इज वेरिएबल या कांस्टेंट? कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें कोई टाइम एक्स तो आ ही नहीं रहा है, तो दिस फोर्स इज कांस्टेंट। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो सिंपल वर्क इज इक्वल टू जो हो जाएगा, है ना, ये आपका फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का आपका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, अगर ये कांस्टेंट है तो, है ना। तो आप देखो, फोर्स तो आपको दिए हुआ है, डिस्प्लेसमेंट आप निकाल लो भाई। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जो पोजीशन वेक्टर होंगे उसका बेसिकली आपका डिफरेंस हो जाएगा, R2 माइनस R1। कि पहले इसका R1 जो था वो ये था, R2 ये था, तो दोनों को माइनस कर दो आप। तो इसका जो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, 2i से 5 कैप चला गया, तो दिस विल बी द 3i कैप। -3i से -7, तो -10i जे कैप हो गया। -6 से -3 प्लस हो जाएगा, तो ये -3 के कैप हो गया। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मीटर में आ गया, है ना। ये क्या आ गया बेसिकली आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मीटर में, अगर मीटर में दिया हुआ है ना। अब आपको बताया कि फोर्स वेक्टर पता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी पता है, तो डॉट प्रोडक्ट ले लेना आपने। इसमें तो ऐसी कोई बिग डील है नहीं कि वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये आपका हो जाएगा 20i कैप -30 जे कैप प्लस 15 के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट आप डिस्प्लेसमेंट से ले लो, 3i कैप -10 जे कैप -3 के कैप। ये डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपको आ जाएगा। तो आपका सही आंसर आ रहा है 315 जूल आ रहा है ना। अगर फोर्स न्यूटन में दिया हुआ है और ये मीटर में दिया हुआ है, तो 315 जूल इज द करेक्ट आंसर। ये तो हम नॉर्मली वेक्टर में ही पढ़ लेते हैं, सब चीजें, है ना। इन सब चीजों के लिए आपको वर्क चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। ये सब चीजें तो हम नॉर्मली किस में पढ़ते हैं, इसलिए आपके वेक्टर में, है ना। तो हम कर सकते हैं ऐसे। तो 315 जूल आपका सही आंसर थे सारे। ये आपका गया। ठीक है, ये हमने कर लिया ऐसे। तो जस्ट आपने डेफिनेशन यूज करके इसको सॉल्व कर लिया, ये आपका गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे पहले। हाँ, आई विल गो फॉर दिस क्वेश्चन। इसको सॉल्व करो जरा, दो पार्ट है क्वेश्चन के। फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का आपको ग्राफ दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन।
हाँ, नव्या योर आंसर इज करेक्ट। रिया, करेक्ट आंसर आपका। रिया, बी पार्ट का सही नहीं आ रहा, ए पार्ट तो आपका सही है आंसर। हाँ, ये क्वेश्चन था, बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थोड़ी देर के लिए हम। हाँ, इसका आंसर काफी लोगों ने सही दिया है, बाकी भी लोग भी ट्राई करो। कंप्लीट आंसर सिर्फ नव्या का सही है, पार्शियल आंसर रिया ने भी सही दिया है, बाकी लोग भी ट्राई करो भाई। एरिया अंडर द कर्व ही होता है, एरिया अंडर द कर्व जो होता है। सैलस सिंह, आपका सेकंड पार्ट सही है, फर्स्ट पार्ट सही नहीं है। हाँ गौरव, फर्स्ट पार्ट सही है आपका आंसर। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखो कुछ नहीं इस क्वेश्चन में है। आपको पता है कि फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है ना, कि ग्राफिकल क्वेश्चंस काफी आपसे पूछे जाते हैं। यशस्वी, ये आंसर तो नहीं आ रहा। गौरव, बी के साइन में है, बाकी सब सही है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसको समझ लो थोड़ा सा सब लोग, कि यहाँ पे फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट आप पे कर दिया हुआ है। तो पहले आपको वर्क निकालना है फ्रॉम -4 टू +4, ए पार्ट। तो हम जानते हैं कि एरिया अंडर द एफ एस कर्व इज वर्क डन, एरिया अंडर द एफ एक्स कर्व इज वर्क डन। ये जो एरिया अंडर द एफ एक्स कर्व होता है वही क्या होता है, बेसिकली आपका वर्क डन होता है। तो जब मैं -4 से -2 की तरफ जाऊंगा, ये कुछ एरिया आएगा, लेकिन ये निगेटिव एरिया आ गया ना। आप देखो कि ये नीचे एरिया है, जो भी एरिया है वो निगेटिव एरिया है ना। तो अगर निगेटिव एरिया है तो नॉर्मली वर्क डन में निगेटिव होगा।
फिर जब हम यहाँ पे जाएंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये दोनों एरिया तो वैसे ही कैंसिल हो गए कि जितना नेगेटिव वर्क डन होगा उतना ही पॉजिटिव वर्क डन होगा, क्योंकि दोनों सेम ही तो है, बेस और हाइट दोनों का सेम ही है, देखने में अलग लग रहे हैं लेकिन 10-10 ही है। सर लेकिन सर पहले वाले में सर उसका फोर्स भी नेगेटिव है, सर दूसरे वाले में फोर्स पॉजिटिव है और वो वर्क अभी भी नेगेटिव है, तो सर कैंसिल कैसे होंगे? मैं बताता हूँ, देखो क्या है, सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, जब आप लिखोगे ना वर्क, तो सबसे पहले मैं इसमें 4 एरिया है, चारों एरिया का अलग अलग वर्क निकालता हूँ, है ना। तो सबसे पहले मैं -4 से -2 जाता हूँ, -4 to -2, तो W1 ले लेते हैं वर्क। तो वर्क इक्वल टू एक्चुअली ट्राइंगल है, तो हाफ ऑफ फोर्स, तो फोर्स आपका कहना सही है कि -10 है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन तो -2 है ना, एंड व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन? -4 हो गया, है ना। तो आप देखो ये वर्क क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? भाई ये वर्क कुछ आ रहा होगा ना, +10 आ रहा है मेरे ख्याल से, नहीं -10 आ रहा है भाई यहाँ पे तो। -10 है। हाँ -10 जूल आ गया। तो जब बॉडी -4 से -2 जाएगा तो नेगेटिव -10 जूल वर्क हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में साइन लेना अपने एरिया में, ये ध्यान रखना, ये साइन नहीं लोगे तो गलत आ जाएगा सारा कुछ। ये सब कोटा बेस्ड क्वेश्चंस है ना, वो ऐसे होते ही हैं, जो कि आपकी सारी चीजों को, सारे जो क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ मोस्टली ये कोटा सिस्टम के क्वेश्चंस होते हैं। तो उन सिस्टम्स का ये पर्पस होता है कि बच्चों को कंसेप्चुअली चीजें बता दी जाए, है ना। तो -2 से आगे आपका ये, फिर उसके बाद हम आते हैं -2 to 0, है ना। तो उस केस में W2 वर्क होता है, W2 में मैं लिखूंगा हाफ ऑफ, है ना, वही बात है फोर्स, तो फोर्स तो +10 हो गया। आप डिस्प्लेसमेंट देखेंगे -2 से 0, तो फाइनली 0 पे पहुंच गया, है ना, माइनस ऑफ -2 ऐसा हो गया। फाइनल माइनस इनिशियल होता है डिस्प्लेसमेंट जब भी होता है, तो ये वर्क +10 जूल आ गया, आप समझ गए, है ना, क्योंकि फाइनली तो ये 0 पे आ गया था, 0 और इनिशियल -2 पे था, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, +10 जूल आ गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जितना -10 जूल है ये +10 जूल है, दोनों कैंसिल हो गए। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं यहाँ से बेसिकली आपका अब 0 से 2 की तरफ। तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, अगर इसमें W3 वर्क हो रहा है तो हाफ बेस इंटू हाइट 10, तो ये +10 जूल ही हो गया, हाँ सॉरी, ये तो रेक्टेंगल है ना, तो 2 × 10 हो जाएगा, ये ट्रायंगल थोड़ी मल्टीप्लाई करेंगे तो +20 जूल हो जाएगा। फिर हम आ जाएंगे 2 to 4, तो इसमें W4 वर्क हो रहा है, तो हाफ ऑफ बेस, है ना, एक तो आपका 10 ही हो गया, और ये आपका 4 - 2 हो गया, है ना, कि फाइनली 4 पे था इनिशियल 2 पे था, तो नॉर्मली इससे सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका 10 जूल आ जाएगा। तो हर एरिया का आपने वर्क अलग अलग निकाल लिया, आप सबको आप ऐड कर दो, तो जो नेट वर्क डन होगा वो आपका, ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो गए तो ये तो बच गया, तो नेट वर्क डन की वैल्यू 30 जूल आ जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है वो 30 जूल है, आपका आंसर हो गया। एकदम केयरफुली थोड़ा साइन देखते रहना पड़ेगा, है ना, कि केयरफुली हम साइन क्या करें। इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं बेटा, इंटीग्रेशन क्यों करोगे आप, है ना, इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है आपको ना, जब आपको मतलब इंटीग्रेशन का मतलब ही एरिया अंडर द कर्व होता है ना। तो अगर आपको एरिया से निकल रहा है तो इंटीग्रेशन करने की क्या जरूरत है। इंटीग्रेशन करने के लिए तो सारे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाना पड़ेगा आपको, तभी तो इंटीग्रेट कर पाओगे जब फंक्शन दिया होगा, वो जरूरत ही नहीं है, आपको एरिया निकालना है। और साइन का ध्यान रखना है, साइन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कि ये -10 क्यों हुआ, ये +10 क्यों हुआ, ये +20 क्यों हुआ, ये +10 क्यों हुआ, क्योंकि वर्क स्केलर क्वांटिटी है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया आपका 30 जूल। अब सेकंड पार्ट पे जाते हैं, बी पार्ट तो अब बिल्कुल आसान है। बी पार्ट में देखो कहां से कहां बोल रहा है, ये 0 से -2, -2 से 0 नहीं, 0 से -2, तो मतलब आपको इस पोर्शन का एरिया लेना है, तो हम ले लेंगे हाफ, बेस तो आपका पॉजिटिव फोर्स है। अब देखना है आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में कि भाई 0 से -2 मतलब -2 फाइनल होगा और इनिशियल 0 होगा। अब देखो यहाँ पे जब जा रहे थे तो -2 से 0 जा रहे थे, तो वर्क पॉजिटिव आ रहा था, लेकिन अब हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 0 से -2 जा रहे हैं, तो ये वर्क निगेटिव आ जाएगा। तो बी पार्ट का आंसर हो जाएगा -10 जूल।
है ना, बी पार्ट का जो आंसर हो जाएगा वो कितना देगा बेसिकली आपका -10 जूल। तो ये आपको केयरफुली करना है ना। तो एरिया अंडर द एफएस कर्व हमेशा क्या होता है, वर्क होता है। एंड तो उसी डेफिनेशंस को हम यूज कर रहे हैं भाई। वर्क की पावर एनर्जी एक ऐसा टॉपिक है, एक इक्वेशन से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, है ना। एक लाइन के मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं, एक लाइन का आप स्टेटमेंट लिखते हो, बाद में आप पढ़ोगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, है ना, तो उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं एक लाइन में। इनफैक्ट पूरा का पूरा मैकेनिक्स ही 1 और 2 लाइनर ही होता है। आपको लगता है कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, लेकिन सोल्यूशन बड़े छोटे होते हैं उसके। अगर वो लाइन आपने सही से लिख ली ना, तो अपने आप ही आ जाती है चीजें। उसी को डेवलप करना है आपने। पे आपका गया से ए पार्ट आ गया एंड सेकंड है बी पार्ट आ गया। तो काफी पहले ही आंसर आ गया था इसका, तो साइन का ध्यान रखना है इसमें। तो आपने कर लिया ऐसे। वेट करो, मैं जिस क्वेश्चन को बोलूँ उसको सॉल्व करना है। सारे करेंगे हम, लेकिन 1 बाय 1। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। अब आपका आ गया, इसी को हम बोलते हैं फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दिस इज ए वेरिएबल फोर्स। ये वेरिएबल फोर्स होगा कि जैसे जैसे एक्सचेंज होगा फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है। भाई साइन का इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव आ रहा है या आंसर आ रहा है। अभी मेरे पास जो 2 आंसर आए हैं ना, उनमें साइन सही नहीं है। हाँ गौरव, आपका आंसर सही है।
मुकुल, योर आंसर इज करेक्ट। आयशा बेटा साइन ठीक करो, बाकी आंसर सही है आपका, साइन में थोड़ी सी गड़बड़ है। रितिका रानी, योर आंसर इज करेक्ट। सभ्य, साइन, साइन चेक करो, चेक करते हैं क्या पता आंसर में तो गड़बड़ नहीं है, साइन सबके सही अलग नहीं आ रहे। तो वर्क में ना पॉजिटिव नेगेटिव की बड़ी इंपॉर्टेंस है, पूरा पूरा जब तक वर्क चलेगा। इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, इसलिए स्टार्टिंग में मैंने वो चीज बता दी थी आपको, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। हाँ शैलेश सिंह, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ सही है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो मेरे पास करेक्ट आंसर दिया हुआ है ना, दैट करेक्ट आंसर इज डी, है ना। लेकिन कुछ लोगों के आंसर ए भी आ रहे हैं, है ना, दोनों में साइन का डिफरेंस है। तो देखो वर्क हम कैसे निकालेंगे, मुझे पता चल गया वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स में वर्क जो निकालते हैं हम, सबसे पहले हम निकालते हैं डी डब्ल्यू कितना। तो डी डब्ल्यू होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट स्मॉल का डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। तो हम लिखेंगे नॉर्मली, चूंकि इसमें तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सब चीजें हैं, इसलिए डॉट प्रोडक्ट का उतना मतलब नहीं है ना, कि डॉट प्रोडक्ट का जो है ना उतना इसमें मतलब नहीं है। वही इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे ले लूंगा ऐसे कि भाई एफ डॉट डी एस होता है, तो नॉर्मली यहाँ पे डी डब्ल्यू की जो वैल्यू आ जाएगी, वो फोर्स का जो फंक्शन है वो तो दिया ही हुआ है आपको, 6x³ है ना। चूंकि वो आपका ये ds की जगह पे आप dx आप ले लोगे, है ना, क्योंकि जो फंक्शन होता है वही वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है। तो स्मॉल dx अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो इतना वर्क हो जाता है, बस आप इसको इंटीग्रेट कर दो। तो टोटल वर्क निकालने के लिए इसी चीज को आपको इंटीग्रेट करना है। तो -6 बाहर आ गया, x³ इंटू dx हो गया। अब लिमिट दिया हुआ है -6 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। लिमिट आपको दिया है 4 से -2 तक, तो 4 से -2 तक इंटीग्रेशन की लिमिट कर लेंगे, है ना। जो लिमिट दिया हुआ है 4 से कहां तक दिया है, कि आपके -2 तक, है ना। हाँ लेकिन यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपने, थोड़ा सा, इसलिए वो साइन में गड़बड़ आ रहा है ना। साइन में इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हम केयरफुल रहेंगे, क्योंकि इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, आप ध्यान रखना, -4 टू -2 की तरफ हो रहा है, मतलब 4 से जो जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, वो आपका -2 की तरफ जा रहा है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है। तो यहाँ पे आप ध्यान दो कि जो वर्क की वैल्यू होगी यहाँ पे इस तरह से, फोर्स तो आप ऐसे लिख दोगे जैसा लिख रहे हो आप इसमें, लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स तो हमेशा सेलेक्ट कर रहा है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, यहाँ पे -dx आ जाएगा। आप प्रॉपरली इसको लिखोगे, तो मैं इसको प्रॉपरली लिख के बता देता हूँ, क्योंकि इसने आई कैप जे कैप देखो इसलिए दिया हुआ है कि भाई इसको आप लिख दोगे यहाँ पे आई कैप, है ना। इसका डॉट प्रोडक्ट आप लोगे -dx आई कैप से, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है लेफ्ट की तरफ हो रहा है, +4 से -2 की तरफ जा रही है,
है ना, कि प्लस फोर्स से कहाँ जा रही है, जैसे कि आपके माइनस की तरफ, तो यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा। तो जब आई डॉट आई तो 1 हो गए, लेकिन माइनस माइनस यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा। सर लेकिन सर वहां पे जो हमने वही कर लिया सर, हम्म, -2 ले लिया ऊपर सर, इसमें लिमिट्स डालते सर, लिमिट्स डालते टाइम सर 4 से -2 ले लिया, तो सर एक ही बात नहीं है? नहीं नहीं बेटा, ये माइनस लिया है तो आप देखो ना कि जो फोर्स से -2 की तरफ जा रहा है, तो चीजें तो लेफ्टवर्ड जा रही हैं, तो लिमिट उल्टा कर दो आप, या तो लिमिट उल्टा कर दो आप। तो नहीं कर सकते ना, इसमें कहीं ना कहीं साइन तो लेना पड़ेगा ना भाई। चीजें जो है ना वो +4 से -2 की तरफ जा रही हैं। ये ऑरिजिन है, +4 पे बॉडी था, अब +4 से -2 की तरफ जा रहा है। +4 से जब -2 की तरफ जाएगा तो क्या होगा, है ना, +4 से जब -2 की तरफ जाएगा तो लिमिट तो आपने इसी के अकॉर्डिंग लिया हुआ है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखो क्या आंसर आ रहा है, इससे चेक करो व्हाट आंसर यू आर गेटिंग। हाँ, यहां से आपका आ जाएगा +6 x4/4 आ गया, इंटीग्रेट करके x4/4 आ गया, और इसमें लिमिट पुट करना है आपने, है ना, 4 से -2 की तरफ, है ना। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। सर इससे नहीं आएगा, वहां पे -6 लेना पड़ेगा तब अच्छा, आएगा। -6 लेंगे तभी आएगा वहां पे। अच्छा चलो चेक करता हूँ, मैं चेक करता हूँ, थोड़ा सा कहीं पे गड़बड़ हो रहा है। ओके सर। ठीक है ठीक है ठीक, 6 सही बोल रहा है आप इसमें, बिल्कुल सही बोल रहा है आप इसमें। ये सब चीजें इग्नोर कर दो, उनका कहना सही था अभी जिन्होंने बोला, है ना। किसी ने मुझे बताया था ना कि भाई लिमिट में अपने आप ही आ जाएगा आपका वो, ये आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि भाई यहाँ से अगर, हाँ जरा वैसे भी देखो वर्क, मेरे ख्याल से इस केस में मुझे तो इसका आंसर ही गलत लग रहा है एक्चुअली। इसका जो आंसर डी नहीं होना चाहिए, इसका आंसर ए होना चाहिए। आंसर ए नहीं होगा, आप चेक करो जरा सा। यस, सो वैसे ए आ रहा है अगर ए आ माइनस। रहा है आंसर में, डी होने नहीं चाहिए, इसका आंसर ही गलत दिया है, इसलिए तो सारा कुछ गड़बड़ हो रही है। मैंने भी इसको एक्चुअली आंसर को वेरीफाई नहीं किया। सर एक ऐसे समझाना सर। ए मैं बताता हूँ, देखो पहली बार ही वैसे ही समझ में आ गया आपका कि ए इसलिए होगा इसका आंसर, वही जो माइनस लेके आपका साइन, है ना। ए इसलिए होगा क्योंकि आप देखो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, आप देखो फोर्स की डायरेक्शन क्या है आपकी, फोर्स जो है वो -i कैप की तरफ हमेशा लग रहा है ना, कि फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जैसे कि आपके -i कैप है या +i कैप है, चेक करो जरा सा। प्लस है सर। प्लस है क्या? नहीं, ये फोर्स की डायरेक्शन, एक बाहर माइनस साइन सर माइनस माइनस है। माइनस हो गया ना आपका ये, है ना, जो कि नॉर्मली एक्स के अकॉर्डिंग जैसे जैसे एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा वैसे वैसे ये चीजें क्या होंगी, बेसिकली आपकी चेंज होंगी, है ना। तो बेसिकली आपने बोला कि भाई +4 पे था और +4 से आपको -2 पे जाना था, और इसके इन्फ्लुएंस में फोर्स की वैल्यू आपकी ये लग रही है ना, कि फोर्स की वैल्यू क्या है, बेसिकली आपकी ये इसमें क्या कर रही है, बेसिकली आपकी एक्ट कर रही है ना। तो फोर्स जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में तो लग रहा है, नहीं लग रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू, कि भाई ये नेगेटिव अगर साइन है तो -i कैप के अलॉन्ग ही तो फोर्स है। हाँ लेकिन एक्स जब नेगेटिव होगा भाई, जब एक्स जब नेगेटिव होगा ना, तो नॉर्मली उसका पावर भी नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव i कैप भी हो जाएगी, मतलब फोर्स इसमें डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। सर हाँ बताओ। सर यहाँ पे -6 है, इसका मतलब ये नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट फोर्स लग रहा है। नहीं ऐसा क्यों है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट फोर्स, क्योंकि भाई फोर्स की डायरेक्शन तो शो करता है माइनस डायरेक्शन जो है, और जो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है वो फोर्स से -2 की तरफ ही तो जा रही है। यस सर, बट नेगेटिव लगा है तो वो तो यही इंडिकेट करना चाहिए ना कि जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट फोर्स लग रहा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, इस माइनस का तो कोई मतलब नहीं, इससे मतलब है ही नहीं कि भाई जैसे मैंने बोला कि कोई एक्सिस ऑफ रेफरेंस आप ऐसा ले लो कि यहाँ पे एक्सिस ऑफ रेफरेंस आपने ले लिया कि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है ना। तो मैं बोला कि फोर्स इस केस में बाई कन्वेंशन पॉजिटिव i कैप ही है और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव i कैप ही है, तो वर्क पॉजिटिव होगा। अगर मैंने बोला किसी केस में ऐसा कि भाई यहाँ पे कोई बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स लेफ्टवर्ड लग रहा है ना, कि फोर्स किस तरफ लग रहा है, बेसिकली आपका लेफ्टवर्ड लग रहा है ना, और डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्टवर्ड लग रहा है,
तो आप देखो फोर्स भी नेगेटिव डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, लेकिन वर्क तो इसका फिर पॉजिटिव हो जाएगा ना। मान लो फोर्स नेगेटिव मतलब अपोजिट लग रहा है वो, और डिस्प्लेसमेंट भी आपका अपोजिट है, तो मीन्स वो वर्क क्या हो जाएगा, इसलिए आपका पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो उससे अगर हम लेफ्ट साइड पॉजिटिव ले लें तो एफ भी पॉजिटिव हो जाएगा और एस भी पॉजिटिव। एस भी पॉजिटिव हो जाएगा, वो तो लेने के ऊपर है, वो तो लेने के ऊपर है ना। लेकिन यहाँ पे जब आई कैप इस तरह से लिखा होता है ना, तो लेफ्ट हम नहीं ले सकते ना, आई कैप का मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ही होता है, इसलिए इसने पॉजिटिव आई कैप लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेसिकली आपका पॉजिटिव आई कैप, इसीलिए आपको लिखा हुआ है ना, यहाँ पे पॉजिटिव आई कैप आपको इसलिए लिखा हुआ है। सर ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, लाइक हाँ। आपने अभी जो फॉर्मूला बताया है, हम्म। इंटीग्रेशन करके आता है, हाँ, वो तो सभी के लिए ट्रू होना चाहिए ना, सभी के लाइक लिए ट्रू, सभी के लिए ट्रू, एफ डॉट एस डी एस सही है। एफ डॉट डी एस, इसमें एफ की वैल्यू पुट करो और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट करो, आ जाएगा आपका आंसर। यस सर। तो यहाँ पे अगर हम एफ की वैल्यू -6x एफ पुट कर दो आप इसमें, सही बात है, -6x³ इंटू आप पुट कर दोगे आई कैप, सही बात है, कर दो इसे आप। और क्या पुट करना है मुझे बताओ। डिस्प्लेसमेंट की तरफ जगह पे हम क्या लेंगे, अब डॉट प्रोडक्ट भी तो लेना पड़ेगा ना अपने। डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट अब dx लोगे ना, अब इस dx का आप साइन क्या लोगे, तो पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव ले लो, पॉजिटिव ले लो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो पॉजिटिव आएगा जब भी 360 आएगा। वो एक्चुअली x का चेंज होता है, सही बात है, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वो x का चेंज है, कि अगर यहाँ पे आपका कोई x है, इसके अलोंग कोई dx से चेंज हो रहा है ऐसे, है ना। तो पॉजिटिव dx का कैप आ गया, तो यहाँ पे एक माइनस साइन आ गया, यहाँ -6 आ गया, और यहाँ पे आपका x³ इंटू dx आ गया। अब x की लिमिट क्या हो जाएगी, 4 to -2। हाँ 4 to -2, इससे सॉल्व कर लो, जो आंसर आ रहा है आपका सही होगा। यस सर, टी आ रहा है। इससे क्या आ रहा है आपका आंसर, तो ए ए सही आ रहा है, मीन्स ए सही है, बुक में गलत दिया होगा। सर ए ए ऑप्शन, ए ऑप्शन टी आ रहा है। नहीं, इसको करके देखो यार, इससे डी आएगा, डी तो अच्छे सर से नहीं ए आ रहा है। बेटा, तो इससे आएगा। देखो, इससे क्या आ रहा है, ये -6 है, इससे क्या आ रहा है आपका आंसर, हाँ ए आ, क्योंकि नॉर्मली ये पहला वाला टर्म निगेटिव होगा वो कम होगा, दूसरा टर्म जो होगा पॉजिटिव होगा वो ज्यादा होगा, तो अल्टीमेट, यस सर, है ना, इससे आप कैंसिल कर लो, है ना। -6 आ गया, इसमें क्या है 4 बाहर आ गया, x⁴ ले लो आप इस तरह से, और 4 से -2 का लिमिट ले लो, व्हाट आंसर यू आर गेटिंग, डी। सर डी डी मिलेगा ये आ रहा है, ये आ सर। रहा है। सर सर डी, ए अरे एक ऐसे आ जाएगा इधर कैलकुलेशन 4। में यार मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो आप सर सर आप ये एक इसी मैं का कर होगा। लेता मैं ही कर लेता सर हूँ, वैल्यूज डाल के देख लीजिए। वैल्यूज डाल के देख लेते हैं यार, सर डी कंफर्म। मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, बताओ, मुझे कैलकुलेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये -3/2 आ गया, यस सर, और यहाँ पे -2⁴ हो जाएगी, तो 6 -4⁴ हो जाएगी, हो जाएगा सर। यस सर, ये आपका हो गया -3/2 आ गया ऐसे, सर 16 -2�4 कितनी हो जाएगी, तो 16 माइनस 16 3, और माइनस सर 256 256, तो यहाँ माइनस ही तो होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऑप्शन सही आ गया, ठीक तो है, क्या दिक्कत है इसमें, है ना, ये ऑप्शन सही है ना, तो यहाँ कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। चलो कर, इसमें साइन का ज्यादा है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, है ना, यहाँ पर तो सिंपल से हमने फंक्शंस को पुट करके सॉल्व कर दिया इसे, बाकी कुछ होगा इसमें वेरिएशंस तो आई विल लेट यू नो, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कुछ अगर वेरिएशंस होगा ए और डी में तो आई विल लेट यू नो, कुछ मुझे अगर कॉन्सेप्चुअल पॉइंट समझ में आता है तो, फिलहाल तो यही लग रहा है, यहाँ पर ऐसे हाँ हाँ, इसको सॉल्व कर लो जरा, देखो अब इसमें
डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो फर्स्ट 2 सेकंड में कितना वर्क होगा। आज आपको इसका चैंपियन बनना है वर्क कैलकुलेशन का। रितिका रानी, आपका आंसर सही है। गौरव, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ, नव्या, योर आंसर इज करेक्ट। इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। ठीक है, सही आंसर है आपका, है ना।
करेक्ट आंसर इन दिस केस इज सी. सी इज द करेक्ट आंसर, है ना, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है. अब देखो वर्क डन इक्वल टू हम जानते हैं कि वर्क डन इक्वल टू जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. तो चूंकि इसमें सेम डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, है ना, बॉडी अगर फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है तो फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो उसमें डायरेक्शन का तो कोई सोचना ही नहीं है आपने. तो आप लिख दोगे वर्क डन की जो वैल्यू, चूंकि अब लेकिन एक्स दिया हुआ है आपको, एक्स वेरिएबल है, मैं वर्क की वैल्यू लिख दूंगा, वर्क की वैल्यू जो इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स, सेम वैसे ही जैसे पहले मैंने लिखा था कि वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स होगा. अब इससे आपको फोर्स वगैरह निकालना पड़ेगा ना आपको. तो हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू जो होता है वो मास इंटू एक्सलेशन होता है. तो इतना तो कैलकुलस हमने पढ़ा ही हुआ है कि इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो डी एक्स बाई डी आ जाएगा जो कि वेलोसिटी होगा. तो ये आपका हो जाएगा 3t²/3. तो 3 कैंसिल, ये t² आ गया. ये तो डी एक्स बाई डी आ गया. लेकिन दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तब एक्सलेशन आएगा ना. एक्सलेशन की वैल्यू d²x/dt² होती है. तो जो आपका फंक्शन ही आया इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो t² का 2t आ जाएगा. तो एक्सलेशन वेरिएबल है. अब देखो एक्सलेशन टाइम का फंक्शन है, तो फोर्स होगा वो भी टाइम का फंक्शन होगा. तो एक्सलेशन की वैल्यू जो फंक्शन है उसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा. अब मास की वैल्यू जो है वो 2 है और एक्सलेशन की वैल्यू भी 2t, तो फोर्स की वैल्यू 40 आ गई, है ना. तो मतलब फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इस तरह से वेरी कर रहा है. अब इस पे हम वापस आ जाते हैं. तो फोर्स तो आपका आ गया 40 इंटू डिस्प्लेसमेंट dx. ऐसा नहीं चलेगा ना, अगर यहाँ पे t है तो यहाँ पे dt होना चाहिए. तो कैसे dt आ सकता है, कोई मुझे सजेस्ट कर सकता है क्या? भाई dx को dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना. सो हम सर x इक्वल टू टी क्यू प्लस टी को डिफरेंशिएट कर दो. हाँ नहीं नहीं, ये यही तो है, यहाँ पे कर चुके हैं हम एक बार डिफरेंशिएट कि भाई यहाँ से dt इधर मल्टीप्लाई कर दो. यस सर. की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये आपका t² इंटू डी हो जाएगी. पुट कर सकते हैं ना. बस सबको वेरिएबल सारे के एक ही होने चाहिए. जैसे फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ अगर x दिया है तो dx चल जाता, लेकिन अब फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ अगर टाइम दिया है तो dx को भी dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि हम यहाँ से इजिली कर सकते हैं. यहाँ पे पुट कर दो, है ना. यहाँ पे हम क्या करेंगे, इजिली पुट कर लेंगे. यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 4t और ये आपका आ गया t² इंटू dt, है ना. और लिमिट इसने दिया हुआ है कितने टाइम में निकालना है, फॉर द फर्स्ट 2 सेकेंड्स. मतलब इसकी जो लिमिट होगी वो 0 से 2 आ जाएगी. बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व. तो इससे आप सॉल्व कर लो, है ना. सॉल्व करेंगे तो t4/4 आ जाएगा और t की पावर 4 16 आ जाएगी. भाई t³ का इंटीग्रेशन t³ का जो होगा इसको अलग कर लो थोड़ा सा, आ जाएगा. तो है ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t4/4 हो जाएगा. 4 कैंसिल हो गया, t की पावर 4 में लिमिट पुट करेंगे तो सी ऑप्शन आ जाएगा. है. तो स्टार्टिंग में जो आप बोल रहे थे ना कि सर किसका फंक्शन दिया होगा तो कैसे करेंगे, तो वो सब कई फिजिक्स में जो चीजें होती है ना वो थ्रू न्यूमेरिकल हम समझते हैं, है ना, कि कोई सिचुएशन लेके समझते हैं और सिचुएशन न्यूमेरिकल होती है तो हम कर सकते हैं. तो होप कि इस नेचर के क्वेश्चन कभी भी आएंगे आप अटेंड कर सकते हो. बस आपको बेसिक डेफिनेशन पे इंटैक्ट रहना है कि भाई वर्क अगर वेरिएबल फोर्स है तो ये डेफिनेशन यूज होगी. कांस्टेंट में भी यूज हो सकती है, फोर्स बाहर आ जाएगा, बात तो एक ही होगी ना. ये जनरल डेफिनेशन है. सर हम इसको चेंज इन एनर्जी से भी कर सकते थे ना. कर सकते लेकिन चूंकि अभी हम एनर्जी नहीं जानते हैं, है ना, क्योंकि वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी होता है. तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकाल के भी वर्क निकाल सकते थे, लेकिन चूंकि मैंने वो चीज नहीं बताया इसलिए मैंने सीधे इसको बता दिया, है ना. वही तो वर्क की डेफिनेशन है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. तो या तो इस डेफिनेशन से आप करो या जिसमें ये कन्वर्ट हो रहा है वो निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो उससे भी आ जाएगा, है ना. लेकिन अभी उसके बारे में हम फोकस नहीं कर रहे हैं. अभी तो हमारा फोकस सिर्फ वर्क कैलकुलेशन पे है, सिंपल बेसिक डेफिनेशन से. ठीक है ना. क्या आपका आंसर, तो सबको क्लियर है भाई ये? यस सर. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. अभी ऐसे एक से एक चीज आएंगी. हाँ ये क्वेश्चन जरा सॉल्व करो.
ये भी वेरिएबल फोर्स है, लेकिन फोर्स एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, और डिस्प्लेसमेंट भी एक्स और वाई दोनों के लॉन्ग हो रहा है। सर फाइंड क्या कर वर्क निकालना है, फाइंड आउट वर्क डन, सॉरी इसमें लिखा हुआ नहीं, पार्टिकल मूव फ्रॉम दिस टू दिस, देन फाइंड आउट वर्क डन। वर्क डन कितना है? सर एक्स और वाई के टर्म्स में आएगा ना? नहीं नहीं, वर्क की वैल्यू आएगी जूल में, इतने जूल, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी इतने जूल। एक्स वाई के टर्म्स में क्यों आएगा? जब लिमिट दी हुई है एक्स वाई की, तो एक्स वाई के टर्म्स में नहीं आएगा ना। जब लिमिट दी हुई यहाँ से यहाँ, तब तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन की तो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। ये आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा मुझे, लेकिन फिर भी आप ट्राई करो। इसमें फोर्स कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल? देखो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अरे यार आना, आपका आंसर सही है। अरे फोर्स जब एक्स और वाई के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है तो कांस्टेंट कैसे होगा भाई? जब एक्स और वाई चेंज होगा, अगर मैं बोलूं कहीं पे 0 0 है कोऑर्डिनेट, तो एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, तो फोर्स 0 हो जाएगा। कहीं पे 1 एंड 1 कोऑर्डिनेट है, तो फोर्स की वैल्यू चेंज होके कितनी हो जाएगी? 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप। तो ऐसे ऐसे एक्स वाई चेंज हो रहा है, फोर्स चेंज हो रहा है ना, तो दिस फोर्स, कोई भी चीज एक्स वाई या टाइम किसी चीज की फंक्शन होती है तो हमेशा वेरिएबल होती है। वे आर आना, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने।
देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको, क्या होता है ऐसे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे ना, तो थोड़ा सा आपको एक ट्रिक यूज करनी पड़ेगी कि आंसर सही नहीं आ रहे हैं अभी, मैं बताता हूँ आपको मैं इसमें क्या ट्रिक यूज करनी पड़ती है, बाद में उसको याद ही रखना आप, कि भाई फोर्स एक्स एंड वाई दोनों का फंक्शन था, और वर्क की बेसिक डेफिनेशन आप लिख लो कि अगर वेरिएबल फोर्स है तो वर्क की वैल्यू होती है एफ डॉट ऑफ डी एस। हाँ, तो फोर्स जब एक्स एंड वाई दोनों का फंक्शन है ना, मतलब बॉडी भी प्लेन में मूव करेगी, तो एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। तो ये जो डीएस वेक्टर होता है ना, इसको हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि dx वेक्टर जो हो जाएगा, वी कैन राइट इट dx काई आई कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। मतलब डिस्प्लेसमेंट के 3 कंपोनेंट हो गए, एक्स वाई जेड तीनों हो सकते हैं, है ना, कि डिस्प्लेसमेंट के 3 कंपोनेंट हो सकते हैं। dx i कैप का मतलब बॉडी एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेस हुई, dy j कैप का मतलब बॉडी y एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हुई, और dz का मतलब बॉडी z एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेस हुई। तो तीनों का जो वेक्टर सम होगा वो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो हमेशा ds को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जब भी इस तरह से 3D के क्वेश्चंस आ जाएं या प्लेन के क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे लिख लेते हैं ऐसे। अब सही है, अब फोर्स की जगह पे जो फोर्स दिया है वो लिख लो, आप लिखोगे एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, जो दिया हुआ एज इट इज लिख दिया। अब डॉट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट को भी कंपोनेंट फॉर्म में आप लिख लो, आप लिख दो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। वैसे जेड नहीं भी लिखते तो चल जाता है, लेकिन इन जनरल मैंने ले लिया है। अब आप डॉट प्रोडक्ट जब लोगे तो आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे ना, भाई आई डॉट आई ही 1 होगा, जे डॉट जे भी 1 होगा, बाकी आई डॉट जे भी 0 हो जाएगा, और के साथ तो सारे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो बच गई चीज वो आपका बच गया सिर्फ एक्स डी एक्स, है ना, ये आई डॉट आई 1 हो गया तो एक्स डी एक्स बच गया, और यहाँ पे आपका आ गया वाई स्क्वायर डी वाई, ये आपका आ गया। अब इसको देखो, ये x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, इसको y के रिस्पेक्ट में करना है, तो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, इसको स्प्लिट कर सकते हैं हम इसको सेपरेट लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई। अब आप x की लिमिट ले लो कि x देखो कहां से कहां चेंज हो रहा है, x कोऑर्डिनेट 1 से -3 तक चेंज हो रहा है, तो 1 से लेके -3 तक। y कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 2 से 4 तक, तो 2 से 4 लिख लिया हमने, और निकाल लो वर्क कितना होगा। तो ये इसमें की चीज आ गई। सर मैंने ऐसे ही किया था, पर कोऑर्डिनेट गलत ले लिए, इससे गलत आ हाँ, इसलिए गलत आ जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 1 से -3 तक, वाई 2 से 4 चेंज हो रहा है, तो इसको सॉल्व करके देखो क्या आंसर आ रहा है। भाई सब लोग आंसर निकालो क्या आ रहा है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाय 3 आ जाएगा, लिमिट पुट करेंगे। व्हाट आंसर यू आर गेटिंग नाउ? ये तो आज की क्लास ऐसी है ना, जैसे हम कैलकुलस और वेक्टर की क्लास कर रहे हैं। वर्क के पहली क्लास में नॉर्मली मेनली कैलकुलस एंड वेक्टर ही होता है, धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास से ज्यादा फिजिक्स आएगी। अगर कोई चीज एक्स के अलॉन्ग मूव कर रही होती तो फिर तो कुछ भी नहीं था, dx की जगह पे dx ले लो, सिर्फ y के अलॉन्ग मूव कर रही होती तो dy ले लो, लेकिन ये 2D मोशन है ना, तो आपका देखो क्या आंसर आ रहा है। आंसर निकालो भाई अब तो। सर अगर जैसे दोनों चीजें मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में ना हो तो हमें cos थीटा का भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा, cos थीटा भी साथ में ही आ जाएगा, फिर तो cos थीटा भी साथ में ही आ जाएगा। लेकिन जब ऐसे लिख लेते हैं फिर cos थीटा लिखना नहीं पड़ता ना आपको, आई कैप जे कैप का ये तो फायदा होता है कि उसमें cos थीटा वाला टर्म नहीं आता है। वो आप बोल रहे हो जब डायरेक्शन वेरिएबल हो तो cos थीटा के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा।
भाई जैसे हम लिखते हैं यस सर, जब मैग्नीट्यूड दे रखा है सर, जब इसमें हाँ तो आई और जे, सर आई कैप जे कैप के टर्म्स में दे रखा है सर, अगर हाँ, मैग्नीट्यूड दे रखा होता फिर तो। करना पड़ेगा आपको। जैसे फोर्स है, फोर्स वेरिएबल हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, एंगल भी वेरिएबल हो सकता है। तो एंगल वेरिएबल होगा तो एंगल के साथ करना पड़ेगा, फिर वो भी आएंगे क्वेश्चन, जब आएंगे तो करोगे उसको। क्या आंसर आ रहा है भाई? अभी तक आंसर नहीं आया। हाँ हाँ, मतलब 68/3 ना। गौरव सही है, सेलेस सही है आपका, सेलेस आयशा आपका आंसर सही है, बिल्कुल सही है ना? सही है, ठीक है आपका, है ना? एक और भी 22.67 किसका आ रहा है? 90 आपका आंसर सही है, ठीक है ना? मतलब 68/3 जूल हो जाएगा ये आपका। क्या तो ये तरीका ध्यान रखना कि जब 2D या 3D के अकॉर्डिंग फोर्स दिया होगा तो सीधे डीएस को ये लिख लो, है ना? तो इस तरह से हम कर सकते हैं सेंस, है ना? तो आज सिर्फ हम दो डेफिनेशन के ऊपर ही क्वेश्चंस कर रहे हैं कि अगर कांस्टेंट फोर्स होता तो सिंपल एफ डॉट एस हो जाता, जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने दिया था जिसका 315 आंसर आ रहा था। अगर वेरिएबल होगा तो इसी चीज को हम इंटीग्रेट करके निकालेंगे, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं ना? क्या करें? लिख लिया सबने? तो मैं हटा देता हूँ इसे। चलो, ये कर चुके हम, ये भी कर चुके। ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। सेम क्वेश्चन ही है वैसे तो। हाँ, नव्या, रिया, आयशा, सबके आंसर सही है। गौरव, योर आंसर इज करेक्ट, सही है।
ठीक है, इसमें सी ऑप्शन सही है। अब देखो इसमें इसने बोला अंडर ए कांस्टेंट फोर्स, कैसे पता चला कांस्टेंट फोर्स है ये? कोई सेस्ट कर सकता है क्या मुझे, ये कैसे कांस्टेंट फोर्स है, ये वेरिएबल क्यों नहीं है ये? ऐसे तो दिया अंडर। इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी, हाँ, क्यों एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे पता चला आपको? तो क्योंकि वो टी पे मतलब उसका फंक्शन। हाँ, मतलब जैसे एस को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, तो वो 2t आ जाएगा, और फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो t गायब हो जाएगा ना, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये तो मतलब है कि यहाँ से हम निकालेंगे ds बाई dt, तो ds बाई dt की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2/3 इंटू टी, और फिर आप निकालोगे डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, तो ये 2/3 आ जाएगा। और यही चीज तो एक्सेलेरेशन होती है, तो एक्सेलेरेशन में तो टी कुछ आ ही नहीं रहा है ना, तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है हाँ, और एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स भी कांस्टेंट होगा। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन होता है। मास आपका 3 है और एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपकी ये आ गई है ना, कि एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 2 इंटू 2/3 आ गया। अगर जो कांस्टेंट फोर्स है वो 2 न्यूटन है ना, कि भाई मास इनटू एक्सेलरेशन है तो फोर्स होता है, तो कांस्टेंट फोर्स 2 न्यूटन आ गया। लेकिन फिर भी जब आप वर्क निकालोगे ना, तो वर्क आप इसी तरह से निकालो, आप यही लिखो भाई, फोर्स अगर कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा, ये सही रहता है। तो फोर्स आपका 2 न्यूटन पुट कर दिया, वो तो बाहर आ गया। यहां से ds की वैल्यू पुट कर दिया आपने, ds की वैल्यू 2/3 dt आ गई, और इसको 0 से 2 तक इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि इसने फर्स्ट 2 सेकेंड्स बोला हुआ है ना, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो इससे आपका आंसर जो आ जाएगा वो 8/3 जूल आ जाएगा। तो वेरिएबल हो कांस्टेंट हो, सबके लिए आप यही यूज कर लिया करो। अगर कांस्टेंट होगा तो फोर्स बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया है ना, तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसे। तो आप लास्ट तक फिर से बता दीजिए आपने क्या किया, सब फोर्स निकालने के बाद। बेटा फोर्स तो 2 न्यूटन आ गया, तो यहाँ Yes. मैंने वैल्यू पुट कर दी फोर्स की, और यहां से ds की वैल्यू कितनी आएगी 2/3 2/3 d टी dt टी इंटू डी टी, इसको पुट कर दिया यहाँ पे मैंने। फोर्स तो 2 न्यूटन बाहर आ गया और 2/3 टी डी टी हो गया, और लिमिट ले ली, इन 2 सेकेंड पूछा हुआ है तो 0 से 2 तक है ना, तो उसके बाद तो इंटीग्रेट ही करना है आपको। इसको इंटीग्रेट करेंगे जब ऐसे, तो ये 2/3 तो बाहर आ जाएगा, और ये चीज टी डी टी इंटीग्रेशन होकर t²/2 हो जाएगी 0 से 2 सेकेंड तक। तो इससे जब सॉल्व करेंगे तो आपका वही 8/3 आ जाएगा, है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। वही सेम टेक्निक है जो पहले मैंने यूज किया था, कोई चेंज नहीं है इस क्वेश्चन में। तो इसको दूसरे फॉर्मूला से कैसे कर सकते थे? दूसरा कौन सा फॉर्मूला? सो मतलब सर इंटीग्रेशन ना यूज करने दो क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है। हाँ कर सकते हैं, आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लो बेटा। सर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए t को बस 2 रख दें उस इक्वेशन में। हाँ, इसमें 2 रख दो, आ जाएगा आपका, वैसे भी आ जाएगा। अभी एस की वैल्यू पहले पहले 0 लिख दोगे आप, एस की वैल्यू एक की इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है आपको, तो मैंने जानबूझ के, मेरी आदत है ऐसा करने की। अदरवाइज तो फोर्स कांस्टेंट आ गया, तो वर्क इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल ऐसा। फोर्स 2 है एंड डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट आपका 4/3 हो जाएगा। जब t की वैल्यू 2 सेकंड पुट करेंगे तो 0 जब पुट करेंगे तो s0 आ जाएगा, 2 सेकंड पुट तो 4/3 आ जाएगा, तो इससे भी 8/3 आ जाएगा, ये भी ठीक है। और कांस्टेंट फोर्स आ गया फिर तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है ना, वो तो मेरी नॉर्मली हैबिट है तो मैं करता हूँ ऐसा, अदरवाइज जरूरत नहीं है आपको करने की। तो ये इसमें जैसे मान लो t की कोई हायर पावर होती है ना, मान लो क्यूब होता, तो फिर तो एक्सटेंशन टाइम में आ जाता, एक्सटेंशन में टाइम आ जाता, तो फोर्स में भी टाइम आ जाता, फिर तो ये फिर इंटीग्रेट करके ही होता, क्योंकि हर टाइम पे फिर फोर्स चेंज होता रहता ना। लेकिन यहाँ पे तो फोर्स कांस्टेंट आ गया तो इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं, सीधे मल्टीप्लाई कर सकते है ना। तो ये इसका एक छोटा सा सोल्यूशन ये भी हो गया, ये कर सकते हैं। एकदम आसान टॉपिक है वर्क एनर्जी, बहुत इजी।
इसमें है ना, गेम कर सकते हैं ऐसे। चलो, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ सही है, आयशा, गौरव एंड यशस्वी। नहीं बेटा, अभी एक आध क्वेश्चन और होंगे। नव्या, नवेली, सही है आपका आंसर। तो मैं कह रहा था कि आप लास्ट क्वेश्चन पर दिखा सकते हो फिर से? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देखना है आपने? मैं दिखा यस सर। अभी दिखा देता हूँ। क्वेश्चन रिया, सही है आपका आंसर। आइए मैं दिखाता हूँ। कहाँ गया यार लास्ट क्वेश्चन? तो गायब हो गया तो। अच्छा, आगे था। सही है। हाँ, ये था क्वेश्चन बेटा। यस सर, ठीक। ठीक है।
So you're muted. Sir, you हाँ मैं कर रहा हूँ भाई। इसमें जो फोर्स है वो वेरिएबल है और एक्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो वर्क की वैल्यू एफ इंटू डी एक्स हो जाएगी। अगर इसमें वाई वाई होता तो हम आई कैप जे कैप के बारे में सोचते, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। कोई चीज अगर फोर्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही होगा, तो एफ इंटू डी एक्स हो गया। तो फोर्स का फंक्शन आपने यहाँ पुट कर दिया, और कितने से रबर बैंड को आपको स्ट्रेच करना है, एल से, तो 0 से एल तक इंटीग्रेट कर दिया। तो इसमें आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आपका हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स क्यूब बाई 3। इसमें फिर 0 से एल तक की लिमिट आ जाएगी, तो 0 से एल तक की लिमिट आप पुट करोगे तो सी ऑप्शन आपका आएगा, है ना। तो इसी डेफिनेशन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो सी ऑप्शन सही है इसका। ये आपका एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देन वी ऑफ द मीटिंग। क्योंकि ये इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो ये ट्रैक आप पढ़ रहे हो ना, इसमें बस यही करना है कि जैसे आज आप कोई लेक्चर पढ़ के गए तो रिवाइज कर लो, है ना, और जब अगला लेक्चर के लिए आप आओ तो उस चीज को थोड़ा सा फिर से पढ़ के आना। वैसे नहीं कि भूल नहीं जाना है आपने, है ना, क्योंकि कुछ गैप रहेगा ना इस क्लास में। मान लो 1 वीक का गैप है, तो उस 1 वीक के गैप में क्लास जैसे कल होने वाली है, तो आज सवेरे, आज या कल सवेरे आप थोड़ा सा फिर से पिछला लेक्चर रिवाइज करके आना, क्योंकि उसी के बेसिस पे ही आगे कंटिन्यू होगा, है ना, कि उसी के। sir, हाँ बताओ बेटा। sir, can you the module 2 of physics in group? हाँ भेजता हूँ मॉड्यूल 2 ऑफ द फिजिक्स, ग्रुप में भेजता हूँ मैं मॉड्यूल 2, आई सेंड द ग्रुप। हाँ ये मॉड्यूल 2 में हो गए सारी चीजें, बिल्कुल सही है, आई सेंड द, ये आपका गैस है। ये सब तो कर ही चुके हैं हम सारा, है ना, हाँ कर चुके हैं ऑलमोस्ट। ये सारा कर चुके हैं। हाँ, आई कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, देख लो थोड़ा सा इसको। अगर ये नहीं भी आए तो कोई बात नहीं है, इसको हम डिस्कस करेंगे आराम से। ओके, टेक दिस क्वेश्चन एज ए होमवर्क, है ना। मैं आज इसको करवाने नहीं चाह रहा हूँ एक्चुअली ना, ये बहुत आराम से करवाने वाला क्वेश्चन है ना, कई बार एग्जाम में आता है। टेक दिस क्वेश्चन एज ए होमवर्क, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे।
आप पहले ट्राई कर लो, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ इसके ऊपर, इस क्वेश्चन के ऊपर। भाई स्टूडेंट का दिमाग सबसे ऊपर होता है ना, वो कुछ भी क्वेश्चंस को किसी भी ट्रिक से सॉल्व कर सकता है इजीली, है ना। लेकिन मैं भी इसको डिस्कस करूंगा बहुत डिटेल में, क्योंकि बहुत डिटेल क्वेश्चन है थोड़ा सा। टेक दिस क्वेश्चन एज ए होमवर्क, बाकी आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बस वही है कि नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आज का लेक्चर रिवाइज करके आना। हमेशा इस ट्रैक में आप इसी चीज का ध्यान रखना कि भाई क्लास कंटिन्यूसली अटेंड करनी, क्योंकि हर लेक्चर के ऊपर ना अगला लेक्चर बेस्ड होगा, उसके ऊपर अगला लेक्चर बेस्ड होगा, तो थोड़ा क्लास में गैप रहेगा ना, तो आप उसको थोड़ा सा अगर पढ़ के आओगे तो आपको फायदा होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। सर हाँ बोलो बेटा। इसका आंसर सी है। ऐसे बताओ मत बेटा, है ना, मैसेज कर दिया ना आपने, मैं बता दूंगा, आप बता देता आपको कि आंसर सही या नहीं सही है ना। अभी पता नहीं मुझे आंसर, क्योंकि मैं बाकियों का सस्पेंस तोड़ना नहीं चाहता, नहीं ठीक है नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास, क्योंकि ऐसे एक दो क्वेश्चन और हैं, उसी के क्वेश्चंस के ऊपर नेक्स्ट टॉपिक डिपेंड करता है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना, तो उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. बाय बाय।